तो किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चला है और गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है। और मीडिया जिसको इनकी बात को आगे रखना चाहिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए, वो उल्टा इन्हीं को ही क्रिटिसाइज कर रही है। इस हद तक बिक चुकी है कि कभी उनको खालिस्तानी बोलकर, कभी पैरासाइट बोलकर, कभी देश के लिए टेररिस्ट बोलकर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इन अंधभक्तों का यह भी कहना है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया गया फार्मर्स के लिए तो देश को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा कि 10 लाख करोड़ पता भैया कितना होता है? वेल, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि एमएसपी को अगर लागू कर दिया जाए तो देश को कितना ही खर्चा उठाना पड़ेगा और एमएसपी को अभी तक लीगलाइज क्यों नहीं किया गया और इसको अगर लीगलाइज कर दिया तो मोदी को इससे क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और फार्मर्स के ऊपर आज से ही नहीं काफी टाइम से एक्सप्लॉयटेशन, लूट वगैरह सभी चीजें की जा रही हैं। तो इन सभी चीजों को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। Thousands of farmers are trying to march on New Delhi. They say the government didn't agree to their demand for a guaranteed minimum price for their produce. With tractors and in their numbers, they are calling for protection of the livelihoods of more than half of India's working population. तो फार्मर्स के ऊपर कई दशकों से बहुत ज़्यादा जुर्म होते आए हैं। जब पहली बार 1757 में ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आई थी तो उसका सिर्फ एक मकसद था इंडिया को लूटना, जिसके कारण उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई और ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसकी मदद से वो किसानों से ज़्यादा लगान वसूल पाए और उन्हें चैन की सांस ना लेने दी जाए। बिकॉज अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं आपको तो ब्रिटेन में ज़्यादा फसलों की डिमांड थी, वो थी नील, अफीम, जूट और कपास जैसी फसलें जो कैश क्रॉप्स थी। मतलब इन्हें सिर्फ बेचा जा सकता था, मतलब इनसे खाया पिया नहीं जा सकता था। पर जो आम किसान था वो दूसरी फसलें भी उगाना चाहता था कि जब भी बुरा टाइम आए तो वो उनसे अपना पेट भर सके। पर इन अंग्रेजों के सिस्टम के कारण उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया गया कि उन्हें मजबूरन इन कैश क्रॉप्स को उगाना पड़ता था उससे बचने के लिए। पर अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। वो स्पेशली एक आदमी को अपॉइंट करते थे कि ताकि तुम इन पर नजर रखो कि ये कौन सी फसलें उगा रहे हैं और कौन सी ये हमें दे रहे हैं, ताकि वो अपनी मन मुताबिक फसलें उनसे उगवा सकें। इसी के कारण जब बसंत का मौसम भी होता था तब भी किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, जिसके कारण 1850 से 1899 के बीच किसानों को 24 अकालों का सामना करना पड़ा, जिसमें टोटल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत गई, जिसका असर आज भी बिहार में देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स और आज की सिचुएशन में आखिर कनेक्शन क्या है ये आगे आपको समझ लगेगा। और उसके बाद देश आजाद हो जाता है और आजादी के बाद भी रिसोर्सेज की कमी थी, जिसके कारण देश को पहली बार लोन लेना पड़ता है, जिसके कारण इंडिया के रुपी वैल्यू में भी कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है जाहिर सी बात है कि उसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो कि फार्मर्स ही दे सकते हैं, जिनकी कंडीशन उस टाइम पर कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो इंडिया ने बाहर से अनाज इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो मेन इंपोर्टर था इनका वो था अमेरिका। पर आगे ये भी पता चला अमेरिका के एक डिप्लोमेट के द्वारा कि जो अनाज इंडिया में भेजा गया वो एकदम खराब क्वालिटी का था, मतलब जो चारे के लिए यूज तो किया जा सकता था पर किसी इंसान के खाने के लिए नहीं। और उसके बाद 1962 में चीन के साथ लड़ाई और 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई जब होती है उसका भी एक भारी इंपैक्ट पड़ता है फार्मर इंडस्ट्री में, क्योंकि 1965 से 1966 के बीच में जो फूड प्रोडक्शन था वो 20% से नीचे आ जाता है। और जिसके बाद जो इंडिया के डिप्लोमेट थे वो यूएस में बात करते हैं ग्रेन्स को इंपोर्ट करने के लिए, पर जो यूएस था वो तय अमाउंट से कम अमाउंट में हमें ग्रेन्स बेचता है ताकि वो प्रेशर क्रिएट कर पाए अपनी नीतियां जो थी वो मनवाने के लिए। जिसमें से पहली नीति ये थी कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल को एकदम खत्म कर दें और इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए ओपन कर दें। और दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी कि जो यूएसएसआर के साथ जो रिलेशंस थे उन्हें एकदम खत्म करके यूएस और जो वियतनाम के वॉर के बारे में जो क्रिटिसिज्म है उसको वो खत्म कर सकें। इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से मिलने जाती है और वो इस रिस्ट्रिक्शंस को इंपोर्ट के ऊपर लिफ्टिंग करने के लिए बोलती है, अपलिफ्ट मतलब करने के लिए बोलती है कि इनको खत्म कर दिया जाए, और कई फर्टिलाइजर्स को उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बात करती है, जिसके ऊपर अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इंडिया के रुपये को डीवैल्यू करने के बाद 50% तक, जिसके कारण इंडिया भारी इन्फ्लेशन के जाल में फंस गया। 1960 में ही आगे ये कोई सिचुएशन ऐसी ना हो इसकी प्लानिंग करके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नींव रखी जाती है, और उसके 5 साल बाद ही एफएसआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी भी नींव रखी जाती है। जब भी फूड के प्राइसेस का क्राइसिस आए तो किसानों को उनकी मिनिमम प्राइस
प्राइस तो मिले ही मिले, और अगर बाई चांस प्राइसेस बहुत हाई चले जाते हैं जिसके कारण वर्कर्स को तंगी आती है, इसके लिए इनमें बैलेंस बना रहे। पर जो एमएसपी का बेनिफिट है, अगर इसकी बात करें तो पूरे इंडिया में से सिर्फ 6% किसानों को ही इसका बेनिफिट मिल पाता है, और उनसे भी ये छीनने की कोशिश की जाती है। एमएसपी का सपोर्ट कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं, जैसे आप ये वीडियो देखिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। तो देखा आपने, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी भी एमएसपी के सपोर्ट में था, और उसके बाद जब जनता ने इनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा, जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 काले कानून पास कर दिए किसानों के लिए। और उसके बाद भी जब किसान इन सब के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले, बड़ी बड़ी कीलों के साथ और रबर बुलेट्स, इनसे स्वागत किया जाता है। इस प्रोटेस्ट के बाद और कई किसानों की जान जाने के बाद ये काले कानून तो वापस ले लिए गए, पर असल में यहाँ पर बात आती है कि ये तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो किसानों को एमएसपी मिल रही है पर उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। पर जो किसान जो बिहार से, यूपी से हैं, जिनको एमएसपी कभी मिलती ही नहीं और वहां पर सुसाइड रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, उनका क्या? तो आखिर ऐसी क्या वजह रह सकती है कि मोदी सरकार को एमएसपी लीगलाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है? और इसका जो कई यूट्यूबर्स खर्चा बताते हैं कि इसका देश के ऊपर खर्चा होगा 10 लाख करोड़ रुपए, असल में ये मिस इन्फो फैलाई जाती है इन अंधभक्तों के द्वारा। CRI-SIL रिपोर्ट के द्वारा जो खर्चा पड़ेगा भारत के गवर्नमेंट को, वो सिर्फ 22 से 21 हजार करोड़ रुपए ही पड़ेगा अगर एमएसपी लीगलाइज कर दी जाती है। पर असल में इसका कनेक्शन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अडानी की कंपनीज हैं वो 72 रुपए किलो एप्पल्स खरीद के आगे मार्केट में 250 रुपए किलो एप्पल्स बेचते हैं जो A ग्रेड क्लास के हैं, 100% कलर एप्पल्स। पर उसके 10 साल बाद वही सेम एप्पल्स की प्राइस 7 रुपए तक की खरीदी जाती है, जो कि एक्चुअल कॉस्ट से 20 से 30% कम है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और इसके बाद MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने 2004 से 2006 के बीच में 5 रिपोर्ट सबमिट की हैं फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, जिनमें इन्होंने फूड ग्रेन शेल्टर से लेकर MSP प्लस 50% कॉस्ट तक की बात की है। फूड ग्रेन शेल्टर मतलब हर एक शहर में फूड ग्रेन शेल्टर होने चाहिए कि जिसकी मदद से फूड ग्रेन जो क्रॉप्स हैं उनको प्रिजर्व रखा जा सके, क्योंकि जब कोविड जैसी महामारी आई इसमें भी कई लोग भूखमरी से मरे। ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए इन्होंने फूड ग्रेन शेल्टर्स का भी सजेशन दिया था, और MSP प्लस 50% कॉस्ट का भी इन्होंने सजेशन दिया, ताकि एक किसान जिसको उसकी रियल वैल्यू तो मिलनी ही चाहिए। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई कॉर्न का पैकेट 250 रुपए का है 50 ग्राम का, तो उसके ऊपर किसानों को कितना पैसा मिलना चाहिए? अगर हम MSP प्लस 50% कॉस्ट को उसमें लीगलाइज करते हैं तो किसानों को 25 रुपए पर पैकेट पे मिलेगा, और उसके बाद भी 65 से 70% प्रॉफिट कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जाता है। तो क्या किसान इतना भी हक नहीं रखते हैं कि उन्हें वो प्राइस मिले? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।